चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फॉरेन करेंसी में होती है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल डेब्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा। ये सेक्टर एक इकोनॉमी को दुनिया के बाकी कंट्री के साथ कनेक्ट करता है। अब जानते हैं ओपन इकोनॉमी क्या होती है। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो अपने दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती है, जैसे कि गुड्स, सर्विस और फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होता है। इसमें फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्लोज इकोनॉमी के कंपैरिजन में जो अपने आप को दुनिया के बाकी कंट्री से बिल्कुल अलग रखती है। एग्जाम्पल, इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है जिसमें हम एक्सपोर्ट जैसे कि आईटी सर्विस, टेक्सटाइल, मेडिसिन करते हैं और इंपोर्ट जैसे कि पेट्रोल, गोल्ड, मिशनरीज भी करते हैं। ये इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में शामिल करता है। लीकेज ऑफ एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी की कुछ की लीकेज होती है जो उसके ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इफेक्ट करती है। ये लीकेज है आउटपुट मार्केट, गुड्स एंड सर्विस ट्रेड। आउटपुट मार्केट वो मार्केट होता है जहां गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड होता है। अगर एक कंट्री अपने गुड्स और सर्विसेज फॉरेन कंट्री को बेचती है तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। अगर वो कंट्री फॉरेन गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करती है तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। इससे इम्पैक्ट क्या होता है? ट्रेड से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को वाइड वैरायटी मिलती है, जहां वो डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स में से अपने लिए बेस्ट चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करता है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करता है तो इससे कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलेगी और प्रोड्यूसर को फॉरेन मार्केट तक पहुंचने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो होता है जहां फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और लोन्स का ट्रेड होता है। इन मार्केट्स के थ्रू इन्वेस्टर्स अपने पैसे को फॉरेन और डोमेस्टिक एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट की ओपन इकोनॉमी में इंटीग्रेशन से इन्वेस्टर को ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं और कैपिटल फ्लो अक्रॉस बॉर्डर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया के इन्वेस्टर को यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू ये पॉसिबल होता है। अब लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में फर्म्स अपने प्रोडक्शन लोकेशन को सेलेक्ट कर सकती है और वर्कर्स अपनी स्किल के हिसाब से किसी भी देश में काम कर सकते हैं। इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो ओपन इकोनॉमी वर्कर को ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है और कंपनीज को स्किल्ड लेबर का एक्सेस मिलता है। एग्जाम्पल, इंडियन वर्कर्स जो मिडल ईस्ट या यूएस में काम करते हैं उनको हायर सैलरीज और बेटर वर्किंग कंडीशन मिलते हैं। वैसे ही फॉरेन कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं जहां स्किल्ड वर्कर की डिमांड होती है। अब ट्रेड एंड एग्रीगेट डिमांड को देखते हैं। फॉरेन ट्रेड एग्रीगेट डिमांड को दो तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज, जब डोमेस्टिक इकोनॉमी फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करता है तो पैसा बाहर चला जाता है। इससे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेज होता है और एग्रीगेट डिमांड कम होता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है तो फॉरेन कंट्रीज को पैसा देना पड़ता है जो कि इंडियन इकोनॉमी से निकलकर फॉरेन इकोनॉमी में चला जाता है। इंजेक्शन, जब डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्सपोर्ट करती है तो पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट होता है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में आईटी सेक्टर को यूएस एक्सपोर्ट करता है तो इंडिया को पैसा मिलेगा जो जो लोकल इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा और डिमांड को बढ़ाता है। तो हमने ये सीखा, ओपन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि गुड्स, सर्विस, फाइनेंशियल एसेट्स करती है। जैम ट्रिनिटी, जन धन आधार मोबाइल के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई है। लीकेज, आउटपुट मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, लेबर मार्केट ओपन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करते हैं
जिसमें कंट्रीज को ज्यादा ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ट्रेड एंड एग्रीगेट डिमांड में लीकेज और इंजेक्शन के थ्रू इकोनॉमी में पैसा आता है या निकलता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। ओपन इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जो दूसरे देश के साथ ट्रेड करती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक इकोनॉमी मॉडल जिसमें गुड्स सर्विसेज और मनी का एक्सचेंज होता है बिटवीन हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। लीकेज, जब पैसा फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट से इनकम इकोनॉमी से निकल जाता है। इंजेक्शन, जब एक्सपोर्ट से पैसा इकोनॉमी में आता है। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो एसेट्स होते हैं जो एक सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन करेंसी में रखता है। ये रिजर्व एक कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को स्मूथ बनाते हैं। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के थ्रू गवर्न किया जाता है। इसकी कंपोजिशन को देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कई तरीके के एसेट्स होते हैं। ये एसेट्स कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ और स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं। इन एसेट्स का कंपोजिशन कुछ इस तरह होता है, जैसे बैंक डिपॉजिट, ये वो डिपॉजिट होते हैं जो इंडिया के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने फॉरेन बैंक में रखते हैं। ये डिपॉजिट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट होता है। स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, एसडीआर। एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने 1969 में बनाया था। एसडीआर एक करेंसी नहीं है बल्कि एक पोटेंशियल क्लेम है जो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज की फ्रीली यूजेबल करेंसी पर होता है। एसडीआर का वैल्यू 5 करेंसीज की बास्केट पर बेस्ड होता है। यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिंडी, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। एग्जाम्पल, इंडिया के पास एसडीआर होते हैं जो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज के फ्रीली यूजेबल करेंसीज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। ये रिजर्व इंटरनेशनल ट्रेड और पेमेंट में मददगार होते हैं। रिजर्व ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच आईएमएफ का एक पोर्शन होता है जो मेंबर कंट्रीज को अपना कोटा के हिसाब से देना पड़ता है। ये पोर्शन ऐसे फंड होता है जो बिना किसी सर्विस फी या इकोनॉमिक रिफॉर्म कंडीशन के अपने ही पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया को अपना करेंसी रिजर्व में कुछ एक्स्ट्रा फंड चाहिए तो वो अपने रिजर्व ट्रेंच का यूज कर सकता है जो आईएमएफ से विदाउट एनी एडिशनल कंडीशन मिलता है। गोल्ड्स, सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व भी होता है जो ग्लोबल मार्केट में करेंसी डिवेल्युएशन से बचाव करता है। गोल्ड एक वैल्यूएबल एसेट्स होता है जो इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन के टाइम सिक्योर वैल्यू प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये वो सिक्योरिटीज होते हैं जो सेंट्रल बैंक ने अपने गवर्नमेंट से लिए होते हैं। ये भी रिजर्व का पार्ट होता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जो फॉरेन करेंसीज में होते हैं जैसे यूएस डॉलर, यूरो एक्सेट्रा। ये एसेट्स आरबीआई के बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं और कंट्री की लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। अब बात करते हैं इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडिया का रैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 6th है और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से इंडिया के पास लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये रिजर्व इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाने में मददगार होता है, फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट करते हैं और करेंसी डिवेल्युएशन को कंट्रोल करते हैं। अब रेमिटेंसेस इन इंडिया। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटेंसेस का और 2022 में इंडिया ने यूएस डॉलर 100 बिलियन की रेमिटेंसेस रिसीव की थी। ये रेमिटेंसेस जनरली इंडियन डायस्पोरा से आती है जो अपने घर वालों को फॉरेन कंट्री से पैसा भेजते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा सोर्स है जहां से 20% से ज्यादा रेमिटेंसेस आती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन फैमिली दुबई में काम कर रही है तो वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपने घर वाले
को इंडिया भेजती है। ये पैसा रेमिटेंसेस के फॉर्म में इंडिया आती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये रिजर्व कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ती है तब सेंट्रल बैंक की रिजर्व को मार्केट में सप्लाई करके करेंसी को स्टेबल रखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस और ट्रेड को स्मूथ बनाते हैं, जिसमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट की जाती है। डेप्थ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करके इंटरनेशनल डेप्थ ऑब्लिगेशंस को पे किया जा सकता है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एसेट्स हेल्ड इन फॉरेन करेंसीज बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक टू सपोर्ट द इकोनॉमी एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स (SDR), an IMF created assets used to supplement its member countries' reserve tranches, a portion of country's IMF quota that can be assessed by the country without additional condition। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहां पे डिफरेंट नेशनल करेंसीज एक दूसरे के लिए ट्रेड होती है। मतलब ये मार्केट कंट्रीज के करेंसीज को एक्सचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको इंडियन रुपीज को US डॉलर में कन्वर्ट करना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज करना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में। मतलब अगर आपको एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री के करेंसी में एक्सचेंज करना है तो फॉरेक्स ट्रेड की मदद से आप समझ सकते हैं कि कितने रुपीस आपको एक US डॉलर के लिए देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, USD INR 1 इक्वल टू 83 रुपीज, 1 USD डॉलर इक्वल टू 83 रुपीज। इसका मतलब है अगर आपको 1 US डॉलर चाहिए तो आपको 83 रुपीज देने पड़ेंगे। फॉरेक्स रेट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉस्ट और प्राइस को कंपेयर करने में मदद करता है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रेवल करना है तो आपको फॉरेक्स रेट को समझना जरूरी होता है। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के लिए दो मेन सिस्टम होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समझते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट करेंसीज का एक्सचेंज रेट फिक्स करती है। ये रेट चेंज नहीं होता अनलेस गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कोई मेजर एक्शन ले। कंप्लीट इंटरवेंशन होती है गवर्नमेंट की इस सिस्टम में। मतलब गवर्नमेंट अपने करेंसी को एक फिक्स्ड वैल्यू पर मेंटेन करती है। डिवेल्युएशन की बात करें तो जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट बढ़ाना है यानी डोमेस्टिक करेंसी को सस्ता बनाना है, इसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। एग्जाम्पल, अगर इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 1 USD डॉलर इक्वल टू 100 हो तो 100 रुपए देने पड़ेंगे एक डॉलर लेने के लिए। ये डिवेल्युएशन का एग्जाम्पल है जिसमें करेंसी को सस्ता किया जाता है। रीवैल्यूएशन देखते हैं। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट कम होगा यानी कि डोमेस्टिक करेंसी को महंगा बनाना है, इसका मतलब है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब 1 US डॉलर इक्वल टू 70 रुपीज होगा तो 70 रुपए देने पड़ेंगे एक डॉलर लेने के लिए। ये रीवैल्यूएशन का एग्जाम्पल है जिसमें करेंसी को महंगा किया जाता है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में करेंसी का वैल्यू मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, जिसमें सप्लाई और डिमांड का रोल होता है, यानी सेंट्रल बैंक का कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता। इस सिस्टम में अगर डिमांड ज्यादा होती है किसी करेंसी की, जैसे US डॉलर की, तो उस करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है। अगर डिमांड कम होती है तो उस करेंसी का वैल्यू गिर जाता है। डिप्रेसिएशन, जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गिर जाता है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में,
मतलब अगर डोमेस्टिक करेंसी के अगेंस्ट फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ती है तो ये डिप्रिसिएशन कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर अब 1 US डॉलर इक्वल टू 90 रुपीज हो जाता है तो इसका मतलब है कि रुपये की वैल्यू गिर गई है। आपको $1 लेने के लिए ज्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। ये डिप्रिसिएशन का एग्जाम्पल है। एप्रिसिएशन, जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फॉरेन करेंसी के टर्म्स में बढ़ती है, मतलब अगर डोमेस्टिक करेंसी के अगेंस्ट फॉरेन करेंसी की प्राइस कम होती है तो ये एप्रिसिएशन कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर एक 1 US डॉलर इक्वल टू 75 हो जाता है तो इसका मतलब है कि रुपीस की वैल्यू बढ़ गई है। आपको $1 लेने के लिए कम रुपये देने पड़ेंगे। ये एप्रिसिएशन का एग्जाम्पल है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मार्केट जहां पे करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है, जैसे रुपीस को डॉलर के अगेंस्ट कन्वर्ट करना। फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के टर्म्स में जो इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेवल को स्मूथ बनाते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जब करेंसी का एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक फिक्स करती है और मार्केट फोर्स का कोई रोल नहीं होता। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जब करेंसी का वैल्यू मार्केट फोर्स जैसे कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है और सेंट्रल बैंक का कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता। डिवेल्युएशन, जब करेंसी को इंटरनेशनली सस्ता किया जाता है यानी एक्सचेंज रेट को बढ़ाया जाता है। रीवैल्यूएशन, जब करेंसी को इंटेंशनली महंगा किया जाता है यानी एक्सचेंज रेट को कम किया जाता है। डिप्रेसिएशन, जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गिर जाता है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। एप्रिसिएशन, जब डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन को डिटेल में। रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन दोनों करेंसी के वैल्यू के एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का मतलब है जब एक कंट्रीज करेंसी की वैल्यू दूसरे फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट बढ़ती है। मतलब अगर आपका करेंसी स्ट्रांग हो जाता है तो आप उससे ज्यादा गुड्स और सर्विस बाय कर सकते हैं। इसकी इफेक्ट्स की बात करते हैं। एक्सपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपका एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है क्योंकि फॉरेन कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय करना कॉस्टली हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर 1 US डॉलर इक्वल टू 80 रुपीज था और अब 1 US डॉलर इक्वल टू 70 रुपए हो गया है तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट फॉरेन बायर के लिए महंगा हो जाएगा। इंपोर्ट्स बिकम चिपर, अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो आपको फॉरेन गुड्स खरीदने में कम पैसा लगता है यानी इंपोर्ट सस्ता हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर 1 US डॉलर इक्वल टू 80 था और अब 1 US डॉलर इक्वल टू 70 रुपए हो गया तो आपको फॉरेन गुड्स कम रुपीज में मिलते हैं। वैल्यू ऑफ रेमिटेंसेस डिक्रीज, जब आपकी करेंसी अप्रिसिएट करती है तो जो रेमिटेंसेस आपको फॉरेन से मिलती है उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन को यूएस से 1000 US डॉलर मिलते हैं तो 1000 US डॉलर पहले 80,000 था, अब 1 US डॉलर इक्वल टू 70 रुपए हो गया तो उसी अमाउंट को कन्वर्ट करने पर 70,000 मिलेंगे यानी रेमिटेंसेस की वैल्यू डिक्रीज हो गई है। ओवरऑल इन्फ्लेशन डिक्रीज, जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है इंपोर्ट सस्ता हो जाते हैं जिससे इंपोर्ट गुड्स की प्राइस गिर जाती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। अब बात करते हैं डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन का मतलब है जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट गिरती है। ये एक इंटेंशनल प्रोसेस हो सकता है जहां गवर्नमेंट अपनी करेंसी को पर्पजली सस्ता करते हैं। इसकी इफेक्ट्स को देखते हैं। एक्सपोर्ट बिकम चिपर, जब आपकी करेंसी डिप्रिसिएट होती है तो आपके प्रोडक्ट्स फॉरेन बायर के लिए सस्ता हो जाता है, इससे आपके एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर 1 US डॉलर 70 रुपए का था और अब 1 US डॉलर 80 रुपए हो गया है तो इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन बायर के लिए सस्ता हो जाएगा। इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, अगर
करेंसी डिप्रिशिएट होता है तो फॉरेन गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी देनी पड़ती है फॉरेन गुड्स के को बाय करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर 1 US डॉलर 70 रुपए का था और अब 1 US डॉलर 80 रुपए हो गया है, तो फॉरेन गुड्स महंगा हो जाएगा। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, जब एक्सपोर्ट सस्ता हो जाते हैं तो फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदने की डिमांड बढ़ जाती है। इससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल, अगर इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन बायर के लिए सस्ता हो गया तो डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, जब इंपोर्ट महंगा हो जाता है तो इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है। इससे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इंक्रीज होता है तो ये पेट्रोलियम और डीजल की प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। When foreign loans are valued in native country, जब अपने फॉरेन लोन लिए हैं और करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो फॉरेन लोन के डेप्थ बर्डन बढ़ जाती है क्योंकि आपको ज्यादा पैसा अपनी करेंसी में देना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने $1 बिलियन का लोन लिया है और करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है, मान लेते हैं कि 1 US डॉलर 70 रुपीज है और अब बढ़ के 1 US डॉलर 80 रुपए हो गया है, तो अब 80 बिलियन रुपीज देने पड़ेंगे जो पहले 70 बिलियन था। इससे डेप्थ बर्डन बढ़ जाता है। डिवेल्युएशन माइट नॉट लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड बैलेंस, कभी कभी करेंसी को डिवेल्युएट करने से एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं होता। अगर फॉरेन डिमांड वीक है तो इवन दो आपकी करेंसी सस्ती हो गई, एक्सपोर्ट में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है लेकिन फॉरेन कंट्रीज की इकोनॉमिक वीक है और उनका डिमांड कम है तो एक्सपोर्ट बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब है कि करेंसी की वैल्यू लार्जली मार्केट फोर्स यानी कि सप्लाई और डिमांड से डिटरमाइन होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी इंटरवेन करती है, स्पेशली जब एक्सचेंज रेट एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, जिससे मार्केट को स्टेबलाइज किया जा सके। एग्जाम्पल, यूएस या इंडियन रेट सडनली बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ दिन के लिए 72 रुपीज से 75 रुपीज हो जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपनी करेंसी रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन कर सकती है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करके। इंडिया ने मार्च 1993 से मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रेजिम एडॉप्ट किया था, जहां मार्केट फोर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन सेंट्रल बैंक का रोल भी ज्यादा था इन कंट्रोलिंग एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस। अब लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम LERMS को इंडिया ने 1993 में ऑपरेशनलाइज किया और इस सिस्टम के तहत इंडिया ने अपनी करेंसी को फिक्स्ड सिस्टम से फ्लोटिंग सिस्टम में शिफ्ट किया। मतलब पहले रुपये की वैल्यू किसी फिक्स्ड वैल्यू के आसपास रखने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब रुपये का एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल, पहले आरबीआई ने 1 US डॉलर को 20 रुपए के आसपास मेंटेन करके रखा था, लेकिन LERMS के बाद रुपये की वैल्यू मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चेंज होता है। पेग्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें करेंसी को किसी इंटरनेशनल हार्ड करेंसी जैसे US डॉलर से पेग्ड या कनेक्टेड किया जाता है। मतलब एक कंट्रीज करेंसीज का वैल्यू डायरेक्टली लिंक होता है US डॉलर या किसी और मेजर करेंसीज के साथ। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने अपनी करेंसी को US डॉलर के साथ पेग किया है तो 1 US डॉलर इक्वल टू 70 रुपीज को मेंटेन किया जाएगा, और अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो रुपये की वैल्यू भी उसके साथ चेंज होगी।
अब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नीर। नीर एक इंडेक्स है जो एक करेंसी की वैल्यू को एक बास्केट ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट मेजर करता है और इसमें हर करेंसीज का वेट यू उस कंट्री के ट्रेड रिलेशन के अकॉर्डिंग होता है। यानी अगर आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूएस, ईयू, चाइना जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ है तो उनका वेट ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, अगर इंडिया की करेंसी को यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन के अगेंस्ट कंपेयर करते हैं तो नीर से पता चलेगा कि रुपी की ओवरऑल वैल्यू इन सब करेंसीज के अगेंस्ट कैसे बढ़ गई या कम हो गई है। इंक्रीज इन नीर। अगर नीर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि रुपी का वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है इन वेटेज बास्केट ऑफ करेंसीज के। ये रुपी की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। डिक्रीज इन नीर। अगर नीर गिरता है तो रुपी की वैल्यू वीक हो रही है। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रीर को देखते हैं। रीर भी नीर की तरह एक वेटेज एवरेज है, लेकिन रीर को इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है। ये करेंसी की एक्चुअल एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस को मेजर करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को इंक्लूड करना जरूरी है जो प्राइस लेवल को रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो रीर बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि इंडियन गुड्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं फॉरेन बायर्स के लिए और एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। इंक्रीज इन नीर। जब रीर बढ़ता है इसका मतलब है कि आपके एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। डिक्रीज इन रीर। अगर रीर गिरता है तो आपके गुड्स फॉरेन मार्केट्स में सस्ते हो रहे हैं और एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 6% है और यूएसए की इन्फ्लेशन रेट 2% है तो रीर की वैल्यू हाइयर हो सकती है, जो इंडिकेट करेगा कि इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव हो रहे हैं। अब बात करते हैं करेंसी स्वैप। एक करेंसी स्वैप एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज, दो ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट अपने करेंसी के कैश फ्लो को एक्सचेंज करती है। ये एक्सचेंज प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पर होता है। इसमें प्रिंसिपल यानी कि ओरिजिनल लोन अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों का एक्सचेंज होता है। कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक्सचेंज होते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, जैसे इंटरनेशनल लोन को मैनेज करने के लिए। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए भी यूज होते हैं। इसमें स्पॉट ट्रांजैक्शन और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए इंडियन कंपनी को यूएस डॉलर की जरूरत है और यूएस कंपनी को इंडियन रुपीज की जरूरत है। दोनों कंपनी एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करती है जिसमें दोनों अपनी करेंसीज की पेमेंट एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर करते हैं। इंडिया को डॉलर मिलता है और यूएस को रुपीज मिलता है। दोनों प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सचेंज करते हैं। फॉरेक्स स्वैप, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। एक फॉरेक्स स्वैप भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कैश फ्लो एक्सचेंज होता है। ये जनरली शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए यूज होता है। इसमें एक स्पॉट ट्रांजैक्शन होती है जिसमें करेंसी एक्सचेंज इमीडिएट होता है और एक फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होती है जिसमें फ्यूचर में एक्सचेंज होता है। कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं इसके। की फ्लो एक्सचेंज होता है, की फ्लो एक्सचेंज होता है लेकिन प्रिंसिपल कैश फ्लो एक्सचेंज होता है लेकिन प्रिंसिपल एक्सचेंज नहीं होता। यह शॉर्ट टर्म फंडिंग या हेडजिंग के लिए यूज होता है। स्पॉट और फॉरवर्ड दोनों ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए इंडियन बैंक को यूएस डॉलर की जरूरत है और यूएस बैंक को इंडियन की रुपीज की जरूरत है। दोनों बैंक एक फॉरेक्स स्वैप करते हैं। स्पॉट ट्रांजैक्शन में इंडियन बैंक यूएस डॉलर एक्सचेंज करते हैं और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में फ्यूचर्स डेट पे वापस इंडियन रुपीज एक्सचेंज करते हैं। अब बात करते हैं नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, NIIP। क्या है ये? नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन एक इंडिकेटर है जो कंट्री के एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज को मेजर करता है।
इसका मतलब है कि इंडिया के रेसिडेंट के पास बाहर किस अमाउंट का फाइनेंशियल एसेट्स है और फॉरेनर के पास इंडिया में किस अमाउंट का एसेट्स है। की टर्म्स को देख लेते हैं। एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स, ये वो एसेट्स हैं जो इंडिया के रेसिडेंट्स ने फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे फॉरेन स्टॉक्स, बॉन्ड या प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल लिएबिलिटीज, ये वो एसेट्स हैं जो फॉरेन रेसिडेंट ने इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं। टाइप्स ऑफ नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन को देखते हैं। पॉजिटिव NIIP, अगर इंडिया के रेसिडेंट के पास फॉरेन एसेट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरेन रेसिडेंट के पास इंडिया में एसेट्स, इसका मतलब है इंडिया फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग पोजीशन में है। एग्जांपल, अगर एक इंडियन कंपनी ने यूएस स्टॉक खरीदे हैं और उनकी वैल्यू इंडिया के टोटल फॉरेन लायबिलिटी से ज्यादा है तो इंडिया का NIIP पॉजिटिव होगा। नेगेटिव NIIP, अगर इंडिया के रेसिडेंट के पास फॉरेन एसेट्स कम है एज कंपेयर टू फॉरेन रेसिडेंट के पास इंडिया में एसेट्स, इसका मतलब है कि इंडिया को अपने फॉरेन लायबिलिटीज को रिपे करने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर मार्केट कंडीशन खराब हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया के पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है और फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव NIIP होगा। अब इसकी इम्पैक्ट जीडीपी पर देखते हैं। NIIP को जीडीपी के परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर NIIP का रेशियो जीडीपी के कंपैरिजन में ज्यादा है तो इकोनॉमी को इंटरनेशनल मार्केट के चेंजेस से ज्यादा वुल्नरेबल होना पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया का नेगेटिव NIIP है और इंटरनेशनल मार्केट में इनस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब सोवरिन वेल्थ फंड को देखते हैं। HWF, सोवरिन वेल्थ फंड एक गवर्नमेंट ऑन फंड होता है जिसमें फॉरेन करेंसीज रिजर्व होते हैं। ये फंड टाइपिकली ग्लोबल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, एनर्जी एसेट्स। इसका मेन पर्पज है इंटरनेशनल अकाउंट को डाइवर्सिफाई करना और स्टेबल इनकम जनरेट करना। की फीचर्स को देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, HWF फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि एक कंट्री का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर एक एसेट क्लासेस या कंट्री में प्रॉब्लम हो तो दूसरे एसेट से पैसा आ सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, HWF लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है जिससे कंट्री को स्टेबल रिटर्न्स मिल सके और इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके। स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, ये फंड कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करती है, स्पेशली जब एक्सटर्नल शॉक आते हैं लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। एग्जांपल देखते हैं। नॉर्वेज गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल एक फेमस सोवरिन वेल्थ बॉन्ड है। नॉर्वे ने अपने ऑयल रिजर्व से जो रेवेन्यू अर्न किए उसका एक हिस्सा HWF में इन्वेस्ट कर दिया है। ये फंड ग्लोबल स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है। HWF का इंडिया में रोल देखते हैं। इंडिया ने भी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF बनाया है जो एक तरह से सोवरिन वेल्थ बॉन्ड फंड है। इस फंड का गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना और फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करना। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स है जो हर एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को दिखाता है जो एक कंट्री के रेसिडेंट लोग जैसे कि लोग, बिजनेस, गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के रेसिडेंट के साथ फाइनेंशियल ईयर के दौरान करते हैं। ये रिकॉर्ड्स होता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जैसे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सर्विसेज, कैपिटल फ्लो एक्सेट्रा। बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो अकाउंट में डिवाइड किया जाता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट को देखते हैं। करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ट्रैक करता है, जो गुड्स
विजिबल ट्रेड्स और सर्विस जैसे कि इनविजिबल ट्रेड के लिए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसमें अर्निंग और स्पेंडिंग को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बोरोविंग और लेंडिंग को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड का मतलब है गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जैसे अगर इंडिया ने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए तो वो विजिबल ट्रेड में आएगा, और अगर इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट किए हैं तो वो भी विजिबल ट्रेड में आएगा। एग्जाम्पल, इंडिया ने विजिबल ट्रेड के बैलेंस डेफिसिट। इंडिया का विजिबल ट्रेड का बैलेंस डेफिसिट है क्योंकि हम ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करते हैं जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और कम एक्सपोर्ट करते हैं। अब इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड का मतलब है सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये इंक्लूड करता है फैक्टर्स इनकम और नॉन फैक्टर इनकम्स को। फैक्टर इनकम्स, ये इंटरनेशनल अर्निंग है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन कंपनी ने फॉरेन वर्कर को हायर किया है और उससे जो अर्निंग होता है वो फैक्टर इनकम होता है। नॉन फैक्टर इनकम, ये सर्विस से रिलेटेड इनकम है जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, शिपिंग, सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, इन्फोसिस जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज ने अगर फॉरेन क्लाइंट से पैसा कमाया है तो वो नॉन फैक्टर इनकम होती है। एग्जाम्पल, इंडिया का आईटी सेक्टर जैसे टीसीएस और इन्फोसिस ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये इनविजिबल ट्रेड में आता है और इंडिया का एक्सपोर्ट सर्विस का बैलेंस पॉजिटिव होता है। ट्रांजैक्शन ऑफ पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट वो रिसिप्ट होते हैं जो बिना किसी गुड्स या सर्विस के एक्सचेंज के दिए जाते हैं। ये मेनली रेमिटेंसेस, गिफ्ट और ग्रांट्स होते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन वर्कर जो गल्फ कंट्री में काम करता है अपने फैमिली को इंडिया में पैसा भेजता है तो ये रेमिटेंसेस होता है और ये ट्रांसफर पेमेंट में आता है। इंडिया के कैश में देख इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड इज ओनली 1.8%, जो बताता है कि हम ग्लोबल गुड्स ट्रेड में छोटे प्लेयर हैं। इंडिया शेयर्स इन ग्लोबल सर्विस ट्रेड इन 4%, जो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इंडिया का आईटी सेक्टर दुनिया भर में पॉपुलर है। एग्जाम्पल ऑफ करेंट अकाउंट इन इंडिया को देखते हैं। अगर इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम के दौरान फॉरेन नेशनल को इनवाइट किया तो जो उन्होंने इंडिया में टूरिज्म सर्विस का यूज किया वो एक्सपोर्ट होगा। ये इनविजिबल ट्रेड में आएगा और इंडिया को रेवेन्यू मिलेगा। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस को देखते हैं। पॉजिटिव बैलेंस, ट्रेड सरप्लस। जब एक कंट्री की एक्सपोर्ट अपनी इंपोर्ट से ज्यादा होती है तब ट्रेड सरप्लस होता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो इंडिया का ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होगा। नेगेटिव बैलेंस, ट्रेड डेफिसिट। जब एक कंट्री की इंपोर्ट अपनी एक्सपोर्ट से ज्यादा होती है तब ट्रेड डेफिसिट होता है। एग्जाम्पल, इंडिया में ऑयल इंपोर्ट काफी ज्यादा होता है तो जो ट्रेड डेफिसिट का रीजन है। हम क्रूड ऑयल और गोल्ड ज्यादा इंपोर्ट करते हैं लेकिन हम उतनी वैल्यू के गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। विजिबल ट्रेड, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इनविजिबल ट्रेड, सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फॉरेन फैक्टर इनकम, नेट इंटरनेशनल अर्निंग फ्रॉम लेबर, लैंड एंड कैपिटल। नॉन फैक्टर इनकम, इनकम फ्रॉम सर्विस लाइक टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सेट्रा। ट्रांसफर पेमेंट, अनपेड ट्रांसफर लाइक गिफ्ट, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट। अब बात करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट्स एंड सरप्लस को। करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है जब कंट्री का इंपोर्ट यानी कि गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट से ज्यादा हो। इस सिचुएशन में कंट्री को ज्यादा पैसा बाहर से आता है और कम पैसा बाहर जाता है। इसका फॉर्मूला की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल टू ट्रेड गैप प्लस नेट करंट ट्रांसफर प्लस नेट फैक्टर इनकम। एग्जाम्पल, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ज्यादा है क्योंकि हम क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट आईटी सर्विस, टेक्सटाइल
उतने ज्यादा नहीं होते। फैक्टर्स लेंडिंग टू करंट अकाउंट डेफिसिट। फैक्टर्स को देखते हैं। एक्सचेंज रेट, अगर करेंसी ओवर वैल्यूड है, जैसे रुपीस ज्यादा महंगा है, तो इंपोर्ट ज्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, अगर लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कंज्यूमर डिमांड बढ़ गया है, तो इंपोर्ट भी बढ़ेगा, जो डेफिसिट को बढ़ाता है। कैपिटल फ्लो, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीआई एफआईआई कम हो रहा है, तो कंट्री को डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए एक्सटर्नल डेब्ट लेने पड़ते हैं। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लोकल गुड्स के प्राइस बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट बढ़ जाता है। अब देखते हैं एक्शन टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट। कौन कौन से एक्शन हैं जो करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करते हैं? इंक्रीज एक्सपोर्ट और डिक्रीज इंपोर्ट, कंट्री को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने चाहिए, जैसे आईटी सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट्स, और इंपोर्ट को रिड्यूस करना चाहिए। मैनिपुलेट एक्सचेंज रेट, डिवेल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी से एक्सपोर्ट प्रोडक्ट चीप हो जाते हैं, जो एक्सपोर्ट को बढ़ाता है और इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने रुपये को थोड़ा डिवेल्यू किया है, तो इंडियन गुड जैसे कि टेक्सटाइल चीपर हो जाते हैं एब्रोड में, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड एफआईआई, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो जो फॉरेन इन्वेस्टर को इनकरेज करे, तो वो कंट्री में फंड लाएंगे जो डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से एफडीआई बढ़ने की उम्मीद थी, जो डेफिसिट को कवर करने में मदद कर सकती है। रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट सब्सिडी को कम करे, तो वो शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट कंपटीशन इंक्रीज होगा। अब करंट अकाउंट सरप्लस को देखते हैं। सरप्लस तब होता है जब एक कंट्री के एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिल रहा है। एग्जाम्पल, जर्मनी का करंट अकाउंट सरप्लस काफी ज्यादा है, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। अगर किसी कंट्री का करंट अकाउंट सरप्लस है, तो वो अदर कंट्रीज को पैसा दे रहा है, मतलब वो एक लेंडर है। सरप्लस करेंसी, जैसे चाइना का भी सरप्लस है, उसका मेजर एक्सपोर्ट है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करंट अकाउंट, कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप फ्रीली फॉरेन एक्सचेंज को अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा। फुल कन्वर्टिबिलिटी तब होती है जब एक कंट्री अपनी करेंसी एक्सचेंज को इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली अलाउ करती है। एग्जाम्पल, इंडिया ने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी 1991 में लिबरलाइजेशन के पार्ट के रूप में इंट्रोड्यूस की थी। डिवेल्युएशन, जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी को जानबूझकर कम करती है, रुपये को थोड़ा वीक कर देती है, इससे एक्सपोर्ट चीप हो जाता है और इंपोर्ट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया का रुपये डिवेल्यू होता है, तो इंडियन प्रोडक्ट एब्रोड चिपर हो जाते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ने लगते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये वो रिजर्व होते हैं जो कंट्री अपनी फॉरेन एक्सचेंज नीड को मीट करने के लिए रखती है। ये रिजर्व ट्रेड बैलेंस को मैनेज करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें एक कंट्री के कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। ये अकाउंट लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन को दिखाता है, जिसमें कैपिटल फ्लो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बोरोविंग, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल, अगर इंडिया ने किसी फॉरेन कंपनी को लोन दिया या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई, तो वो कैपिटल अकाउंट में शो होगा। इसके कुछ की टर्म्स को देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो पैसा है जो कंट्री अपनी कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरीज एक्सेट्रा में। इनकम, ये वो पैसा है जो कंट्री को फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लेंडिंग से मिलता है। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट को देखते हैं।
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली बिजनेस सेटअप करने में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज, रिटेल शॉप एक्सेट्रा। एग्जांपल, अमेजोन ने इंडिया में एफडीआई के थ्रू अपना वेयर हाउस सेटअप किया, जो वो कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, ये इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर फाइनेंशियल एसेट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जांपल, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो एफपीआई के अंदर आता है। लोन, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये वो पैसा है जो एक कंट्री अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए बोरो करती है फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के अंदर आएगा। नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट इन बैंक, इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, ये इन्वेस्टमेंट है जो नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआईज या फॉरेन इन्वेस्टर्स बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम में करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई एनआरआई अपने इंडिया के बैंक अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल अकाउंट में शो होगा। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये रिजर्व वो पैसा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन करेंसीज में रखे होते हैं, जो कंट्री की एक्सटर्नल नीड्स को मीट करते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर बढ़ते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब डेफिसिट्स एंड सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। अगर ज्यादा पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यानी एक कंट्री अपने फॉरेन एसेट्स या राइट्स खरीद रही हो, तो वो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कहलाती है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया किसी फॉरेन कंट्री को लोन दे रहा हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसा इंडिया से बाहर जा रहा होगा, जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को इंडिकेट करता है। सरप्लस, अगर पैसा इनफ्लो हो रहा है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर या कंट्रीज इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रहे हो, जैसे एप्पल ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया, तो वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस को इंडिकेट करेगा। अब कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, इसका मतलब है कि कैपिटल ट्रांजैक्शन जैसे लॉन्स, इन्वेस्टमेंट को फ्रीली कन्वर्ट किया जा सकता है। फुल कन्वर्टिबिलिटी, जब कंट्री अपने कैपिटल ट्रांजैक्शन को फ्रीली अलाउ करती है, जैसे फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने का पूरी तरह से ओपन एक्सेस मिलता है। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, जब कंट्री कुछ रेस्ट्रिक्शन रखती है, जैसे कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स या कंडीशन के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ करती है। एग्जाम्पल, इंडिया में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाता है, लेकिन कुछ लिमिट है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की अप्रूवल होनी चाहिए। एरर एंड ओमिशंस, जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है तो एक मिसलेनियस एंट्री ऐड की जाती है, जिससे एरर और ओमिशंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डाटा एक्यूरेट नहीं मिल पाता तो वो एरर एंड ओमिशंस में रिफ्लेक्ट होता है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन हो सके। अब इंडियन करेंट अकाउंट डेफिसिट को देखते हैं। इंडिया का करेंट अकाउंट डेफिसिट का मेजर पोर्शन मर्केंटाइज ट्रेड, गुड्स ट्रेड से आता है। मतलब इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है। मर्केंटाइज ट्रेड, गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे अगर इंडिया पेट्रोल और गोल्ड ज्यादा इंपोर्ट करते हैं लेकिन टेक्सटाइल या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कम एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रेड डेफिसिट होगा। सर्विस ट्रेड, इंडिया का सर्विस का एक्सपोर्ट जैसे आईटी सर्विस और रेमिटेंसेस ग्रेटर है कंपेयर टू इट्स इंपोर्ट, इसलिए सर्विस ट्रेड सरप्लस है। एग्जाम्पल, इंडिया का आईटी सेक्टर दुनिया भर में अपने सर्विस प्रोवाइड करता है, जो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो का रीजन बनता है। एग्जाम्पल, इंडिया का आईटी सेक्टर जो फॉरेन कंट्री में सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज आता है। इससे इंडिया के रिजर्व में इंक्रीमेंट होता है,
वैसे ही रेमिटेंसेस जो एनआरआईज भेजता है भी फॉरेन करेंसीज इनफ्लो को बढ़ाते हैं। अब करेंसी क्राइसिस और करेंसी फ्लक्चुएशंस को देखते हैं। करेंसी क्राइसिस तब होता है जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिरती है। इसका रीजन होता है इन्फ्लेशन, फॉरेन डेब्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फॉरेन करेंसी इनफ्लो को देखते हैं। इंडिया की आईटी सेक्टर की अर्निंग और रेमिटेंसेस फॉरेन करेंसी इनफ्लो बढ़ाते हैं, जो करेंसी को स्टेबलाइज करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बूस्ट करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देखते हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से करेंसी की वैल्यू डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता करेंसी की वैल्यू पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं तो वो करेंसी की वैल्यू को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल, अगर ग्लोबल रिसेशन या करेंसी क्राइसिस होता है तो इंडिया को फॉरेन रिजर्व का कुजन मिलता है, क्योंकि आईटी सेक्टर, आईटी सर्विस और रेमिटेंसेस से इनफ्लो होता है। जैसे 2013 में रुपीस गिर गया था, लेकिन फॉरेन रिजर्व की स्ट्रेंथ ने हेल्प की थी। लो डिपेंडेंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोविंग। अगर एक और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो इंडिया की लो डिपेंडेंसेस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोविंग उसको इम्यूनिटी दे सकता है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग का मतलब है वो लोन जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिया जाता है, 1 या 2 साल के लिए। अगर किसी कंट्री का ज्यादा शॉर्ट टर्म डेब्ट हो तो ग्लोबल क्राइसिस के टाइम रीपे करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया का लो शॉर्ट टर्म बोरोविंग डिपेंडेंसेस इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल शॉक के लिए थोड़ा सिक्योर रखता है। एग्जाम्पल, इंडिया ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अपने फॉरेन बोरोविंग को मैनेज किया और लॉन्ग टर्म बोरोविंग ज्यादा की। इससे वल्नरेबिलिटी कम हुई। इंपोर्ट कवर को देखते हैं। इंपोर्ट कवर एक इम्पोर्टेंट मेजर है जो बताता है एक कंट्री के पास अपने इंटरनेशनल रिजर्व से कितने मंथ के इंपोर्ट पे करने के लिए पैसा अवेलेबल है। इंपोर्ट कवर का फॉर्मूला नंबर ऑफ मंथ इक्वल टू इंटरनेशनल रिजर्व अपॉन मंथली इंपोर्ट। एग्जाम्पल, अगर इंडिया के पास $500 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं और इंडिया का मंथली इंपोर्ट $50 बिलियन है तो इंपोर्ट कवर हो जाएगा 10 मंथ। मतलब इंडिया अपने इंपोर्ट को 10 मंथ तक फॉरेन रिजर्व से पे कर सकता है। अब ओल्ड वर्सेस न्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखते हैं। ओल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट स्टैंडर्ड में बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 मेन अकाउंट से बना था, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। न्यू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट स्टैंडर्ड में बैलेंस ऑफ पेमेंट को फाइनेंशियल अकाउंट से भी इंक्लूड किया गया है। फाइनेंशियल अकाउंट वो है जो फाइनेंशियल एसेट्स लाइक बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स के ट्रेड को रिकॉर्ड करता है। ओल्ड सिस्टम ओनली करेंट अकाउंट मर्चेंटाइज यानी कि मर्चेंटाइज ट्रेड, सर्विस ट्रेड एक्सेट्रा और कैपिटल अकाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट, लोन एक्सेट्रा था। लेकिन न्यू सिस्टम में अब फाइनेंशियल अकाउंट भी इंक्लूड किया गया है जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड होता है। अब इंटेंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो फिजिकल नहीं है लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल्स। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट ये वो इन्वेस्टमेंट है जो ब्रांड नेम, सॉफ्टवेयर, पेटेंट, कंज्यूमर लिस्ट एक्सेट्रा में होते हैं। एग्जाम्पल, अगर गूगल अपने ब्रांड नेम को इंडिया में सेल करते हैं तो वो इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन ये वो ट्रांजैक्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ब्रिज करने के लिए नहीं होती बल्कि किसी और रीजन से की जाती है, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ये वो ट्रांजैक्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप को कवर करते हैं, जैसे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन यानी जब आरबीआई रिजर्व से पैसा ट्रांसफर करता है। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट को देखते हैं। कमर्शियल बोरोविंग सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो फॉरेन बैंक्स और इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं।
एनआरआई डिपॉजिट, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के डिपॉजिट भी एक्सटर्नल डेब्ट का मेजर पार्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, जब बिजनेसेस अपनी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए फॉरेन डेब्ट लेते हैं। इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट को देखते हैं। यूएस डॉलर डोमिनेटेड डेब्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंडियन रुपीज, एचडीआर, येन और यूरो आते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लिया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने कमर्शियल बोरोविंग ली है ताकि उनके बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। अब इम्पोर्टेंट करेंसी टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। हार्ड करेंसी, वो करेंसी जो ग्लोबली ट्रेड होते हैं, जिसका हाई डिमांड और लिक्विडिटी होता है और जो स्टेबल रहती है, यानी उसका वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। एग्जाम्पल, यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड। हार्ड करेंसी को ग्लोबली ट्रेड किया जाता है और कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व में ये करेंसी रखते हैं। एग्जाम्पल, यूएस डॉलर सबसे ज्यादा यूज होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे अगर इंडिया को जापान से गुड्स इंपोर्ट करने हैं तो पेमेंट यूएस डॉलर में हो सकता है, क्योंकि डॉलर एक हार्ड करेंसी है। सॉफ्ट करेंसी, ये वो करेंसी होती है जिसका डिमांड कम होता है और जो फ्लक्चुएट करती है, यानी ये स्टेबल नहीं रहती। एग्जाम्पल, इंडियन रुपीज को सॉफ्ट करेंसी माना जाता है। सॉफ्ट करेंसीज को मार्केट में काफी फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ती है और ये इंटरनेशनल ट्रेड में उतनी यूजफुल नहीं होती। एग्जाम्पल, जब इंडियन रुपीज का वैल्यू गिरता है तो इंडियन एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं लेकिन इंपोर्ट महंगे पड़ते हैं, क्योंकि इंडियन रुपीज वीकर हो जाते हैं। हॉट करेंसी, जब कोई हार्ड करेंसी किसी इकोनॉमी से तेजी से बाहर जा रही होती है तब उस करेंसी को हॉट करेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर यूएस डॉलर की इकोनॉमी से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसे हॉट करेंसी कहा जाता है। हॉट करेंसी का क्विक एग्जिट मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल, यूएस डॉलर का रैपिड एग्जिट किसी कंट्री से उस इकोनॉमी को फाइनेंशियल प्रेशर में डाल सकता है, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वार के दौरान हुआ था। हीटेड करेंसी, करेंसी अंडर हीट और हैमरिंग, जब किसी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को डिप्रिशिएट के प्रेशर का सामना होता है तब उस करेंसी को हीटेड करेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर इंडियन रुपीज का वैल्यू गिर रहा हो अगेंस्ट यूएस डॉलर तो इंडियन रुपीज को हीटेड करेंसी कहा जाएगा। जब करेंसी हीट में होती है तो उसके वैल्यू में शार्प डिक्लाइन हो सकता है, जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल, इंडियन रुपीज 2018 में यूएस डॉलर एक्सचेंज रेट में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि एक हीटेड करेंसी सिचुएशन थी। चीप करेंसी, जब गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड की रीपरचेज करती है और मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है तो उस करेंसी को चीप करेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल बैंक अपने बॉन्ड को मार्केट से खरीदता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जो करेंसी को चीप बना देती है। चीप करेंसी एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बना देती है, लेकिन इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, क्वांटिटेटिव ईजिंग पॉलिसी के दौरान यूएस फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड को रिपर्चेज किया, जिससे डॉलर चीप हो गया था और एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल गया था। डियर करेंसी, जब गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड को इशू करती है और मनी सप्लाई को डिक्रीज करती है तो उस करेंसी को डियर करेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल बैंक अपने बॉन्ड को इशू करता है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है, जिससे करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। डियर करेंसी एक्सपोर्ट को कॉस्टलियर बना देती है, इसलिए इंटरनेशनल डिमांड गिर सकती है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया अपने बॉन्ड को इशू करके मनी सप्लाई को कम करता है तो इंडियन रुपीज का वैल्यू बढ़ सकते हैं, जो एक्सपोर्ट को महंगा बना देगा। वीक करेंसी, जब करेंसी अपने वैल्यू में गिरती है तो उसे वीक करेंसी कहा जाता है। ये करेंसी एक्सपोर्ट को चीपर बना देती है
और एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, इंडियन रुपीज जब यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीक होता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट चिपर हो जाते हैं। वीक करेंसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट बूस्ट मिलता है लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाता है। एग्जाम्पल, इंडियन रुपीज अगर यूएस डॉलर के अगेंस्ट गिरता है तो इंडियन गुड्स चीप हो जाते हैं और इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ती है लेकिन इंपोर्ट ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। करेंसी वार, जब कंट्री अपनी करेंसी को डेलिबरेटली डिवैल्यू करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके तब उसे करेंसी वार कहा जाता है। एग्जाम्पल, चाइना ने अपनी करेंसी को इंटेंशनली डिवैल्यू किया था जिससे उनकी एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव एज मिल गई थी। करेंसी वार इकोनॉमिक टेंशन और ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। एग्जाम्पल, यूएस चाइना ट्रेड वार के दौरान चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके अपने एक्सपोर्ट को चीप बना दिया जो करेंसी वार का पार्ट था। करेंसी मैनिपुलेटर, यूएस गवर्नमेंट कंट्रीज को करेंसी मैनिपुलेटर लेवल देती है अगर वो अपनी करेंसी को इंटेंशनली डिवैल्यूट कर रही होती है अगेंस्ट यूएस डॉलर। एग्जाम्पल, चाइना को यूएस ने करेंसी मैनिपुलेटर लेवल दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी को डेलिबरेटली डिवैल्यू किया था। इस लेवल से कंट्री के अगेंस्ट ट्रेड सैंक्शंस लग सकते हैं। एग्जाम्पल, यूएस ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर लेबल दिया था 2019 में जब युआन को डिलिबरेटली वीक किया गया था। अब बात करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट को। प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पीटीए एक ट्रेड ब्लॉक होता है जिसमें कंट्री अपने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रीफेरेंशियल एक्सेस देती है, यानी इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस को कम किया जाता है लेकिन कंप्लीटली इलिमिनेट नहीं किया जाता। कमिटमेंट लेवल, ये एग्रीमेंट सबसे कम कमिटमेंट वाले होते हैं। एग्जाम्पल, मर्कोसर पीटीए साउथ अमेरिका कंट्रीज का एक पीटीए है जिसमें प्रोडक्ट पर लो टैरिफ्स लगते हैं। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक रीजन के कंट्री के बीच पीटीए है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया और श्रीलंका के बीच पीटीए होता है तो इंडियन टी को श्रीलंका में कम टैरिफ्स पर इंपोर्ट किया जा सकता है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रीफरेंसेस जीएसपी, ये एक स्कीम है जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती है जैसे कि रिड्यूस टैरिफ्स या ड्यूटी फ्री एंट्री फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, यूएस और ईयू अपनी मार्केट में यूएसए और ईयू अपनी मार्केट में डेवलपिंग कंट्रीज से गुड्स को लो टैरिफ्स पर एक्सेप्ट करते हैं जिससे उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट बूस्ट मिलता है। एग्जाम्पल, इंडिया को यूएसए के मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है फॉर सर्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अंडर जीएसपी। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा ट्रेड ब्लॉक है जहां टैरिफ्स यानी कि टैक्सेस, इंपोर्ट कोटास और प्रीफरेंसेस को इलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी मेंबर्स कंट्रीज के बीच ट्रेड फ्री होता है एक्सेप्ट सम प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, SAFTA साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशिया कंट्री के बीच फ्री ट्रेड होता है। एशियन FTA एशियन कंट्रीज का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल, इंडिया और श्रीलंका के बीच इंडिया श्रीलंका FTA है जिसमें उनके प्रोडक्ट टैरिफ फ्री इंपोर्ट किए जाते हैं। अब कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट CECA और कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। चलिए CECA को समझते हैं। जब कंट्रीज FTA से आगे जाकर अपनी इकोनॉमी को ज्यादा इंटीग्रेट करती है, इसमें कैपिटल और
ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सचेंज भी होता है। सबसे पहले टैरिफ एलिमिनेट किया जाता है, सीईपीए। जब ट्रेड इन सर्विस और इन्वेस्टमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी ये सीईसीए का एडवांस वर्जन है। एग्जाम्पल, इंडिया सिंगापुर सीईसीए। इंडिया और सिंगापुर ने इकोनॉमिक रिलेशन को एक्सपेंड करने के लिए सीईसीए साइन किया था। अब कस्टम्स यूनियन को देखते हैं। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें मेंबर कंट्रीज अपने ट्रेड बैरियर को रिमूव करते हैं और कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड बैरियर एडॉप्ट करते हैं। इसमें इंटरनल ट्रेड फ्री होती है, लेकिन एक्सटर्नल कंट्रीज के लिए एक कॉमन टैरिफ होता है। एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का कस्टम यूनियन है जिसमें ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बीच इंटरनल ट्रेड फ्री है और बाहर से गुड इंपोर्ट करने पर सेम टैरिफ अप्लाई होता है। अब कॉमन मार्केट को देखते हैं। ये कस्टम यूनियन का एडवांस वर्जन है जिसमें इंटरनल ट्रेड बैरियर रिमूव करने के साथ साथ कॉमन पॉलिसीज भी एडॉप्ट की जाती है और रिसोर्सेज फ्रीली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन का कॉमन मार्केट। अब यूरोपियन यूनियन को देखते हैं। ये एक ट्रेड ब्लॉक है जो कॉमन मार्केट और कस्टम यूनियन को कंबाइन करता है। इसमें मेंबर कंट्रीज अपने ट्रेड बैरियर इलिमिनेट करते हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स एडॉप्ट करते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है और कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक करेंसी भी यूज की जाती है। एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन में यूरो करेंसी यूज होती है जिससे ट्रेड और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन काफी सिंप्लीफाइड हो जाती है। अब बात करते हैं स्कीम्स, आईएमएफ स्कीम्स एंड लैंडिंग फैसिलिटीज। स्टैंड बाय अरेंजमेंट एसबीए। इसकी पर्पज की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस में किसी कंट्री को हेल्प करने के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू फेस कर रही हो, टेम्पोररी लोन दिया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म इशूज। एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने 2019 में आईएमएफ से स्टैंड बाय एग्रीमेंट लिया था तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को मैनेज कर सके। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन एफसीएल। इसकी पर्पज की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज और ट्रेड रिकॉर्ड वाली कंट्रीज के लिए होता है। इसकी की फीचर्स देखते हैं। नो गैप ऑन लोन अमाउंट, नो आउटगोइंग कंडीशन। एग्जाम्पल, मेक्सिको और पोलैंड को आईएमएफ ने एफसीएल दिया है क्योंकि इनका पॉलिसी रिकॉर्ड स्ट्रांग था। प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन। इसकी पर्पज की बात करें तो जो कंट्री पोटेंशियल या एक्चुअल बैलेंस ऑफ इश्यूज फेस कर रही हो उनको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर एक डेवलपिंग कंट्रीज को लगता है कि ग्लोबल ट्रेड इशू की वजह से उसकी फॉरेक्स रिजर्व कम हो रही है तो पीएलएल के जरिए आईएमएफ से सपोर्ट ले सकते हैं। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसकी पर्पज की बात करें तो बैलेंस ऑफ क्राइसिस को सॉल्व करने के साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इंप्लीमेंट करना। इसकी की फीचर्स है लॉन्ग टर्म लोन्स 3 to 4 इयर्स तक, कंडीशनल रिफॉर्म जैसे टैक्स पॉलिसीज और गवर्नेंस रिफॉर्म। एग्जाम्पल, श्रीलंका को ईएफएफ दिया गया था तो अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिफॉर्म कर सके। ट्रेड इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। इसके पर्पज की बात करें तो अगर किसी डेवलपिंग कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ट्रेड लिबरलाइजेशन की वजह से हो रही हो तो आईएमएफ सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करती है और इंपोर्ट बढ़ाने लगते हैं तो आईएमएफ इस मैकेनिज्म के थ्रू हेल्प करते हैं। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसकी पर्पज की बात करें तो
कंट्री को इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना जो अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड फेस कर रही हो। की फीचर्स है नो कंडीशन, क्विक अप्रूवल प्रोसेस। एग्जाम्पल, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान आईएमएफ ने मल्टीपल कंट्रीज को आरएफआई के थ्रू इमीडिएट लॉन्स दिए। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, इसकी पर्पज देखें तो लो इनकम कंट्रीज के लिए जो अर्जेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड फेस कर रहे हैं। इसकी की फीचर्स है कंसेशनल लॉन्स, कम इंटरेस्ट रेट, फोकस्ड ऑन पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ, नो स्ट्रिक्ट कंडीशन। एग्जाम्पल, सूडान और बांग्लादेश जैसे कंट्री ने आरसीएफ का बेनिफिट लिया है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक कंट्री का इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एफडीआई, लॉन्स आते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब पेमेंट यानी कि इंपोर्ट डेब्ट रिपेमेंट, रिसिप्ट यानी कि एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस से ज्यादा हो जाती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जिसमें कंट्री अपनी इकोनॉमी का टैक्स सिस्टम, गवर्नेंस और फाइनेंशियल पॉलिसीज इंप्रूव करती है। कंसेशनल लोन, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के लोन्स जो लो इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है डेवलपिंग या लो इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। अब बात करते हैं इंडिया एंड दी आईएमएफ। इंडियाज मेंबरशिप इन आईएमएफ joined in 1945 as one of the original funding members। की पॉइंट देखें तो आईएमएफ के मेंबर होने के बाद इंडिया को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए रिसोर्स मिले। आईएमएफ लोन टू मेंबर्स, आईएमएफ सिर्फ अपने मेंबर को लोन देता है और हर मेंबर एक कोटा सिस्टम के थ्रू अपना शेयर कंट्रीब्यूट करता है। एग्जाम्पल, इंडिया ने 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान आईएमएफ से लोन लिया तो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व कर सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेथड, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को देखते हैं। ये दो कंट्रीज के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों अपने इन्वेस्टर के राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। इसकी की फीचर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पे रेगुलेशंस का इंटरफेरेंस कम होता है, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज प्रोमोट की जाती है। एग्जाम्पल, इंडिया ने मल्टीपल कंट्रीज के साथ बीआईटी यानी कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया है टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज फॉरेन इन्वेस्टर और हेज फंड करते हैं इंडियन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए बिना सेबी के साथ रजिस्टर्ड किए। इसका यूज वो लोग करते हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेगुलेटरी प्रोसेस को अवॉइड करना चाहते हैं। अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को देखते हैं। इसके पर्पज की बात करें तो इंडियन कंपनीज इनका यूज करते हैं फॉरेन मार्केट से फंड रेज करने के लिए। डिफरेंस को देख लेते हैं दोनों के बीच में। एडीआर, यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। एग्जाम्पल, टीसीएस ने अपने एडीआर इशू किए थे यूएस मार्केट से कैपिटल रेज करने के लिए। जीडीआर, यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। एग्जाम्पल, इन्फोंसी ने अपने जीडीआर के जरिए यूरोप से फंड रेज किया। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी को देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी ग्लोबल इकोनॉमिक इशू को डिस्कस करता है और आईएमएफ को अपने काम से डायरेक्शन के लिए एडवाइस देता है। इसमें वर्ल्ड बैंक का रोल देखते हैं। आईएमएफसी की मीटिंग में ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड बैंक। अब करेंसी प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं। फैक्टर डिसाइडिंग करेंसी वैल्यू, डिमांड फॉर गुड्स सर्विसेज। अगर एक कंट्री के गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है तो उसका करेंसी स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल, इंडिया की आईटी सर्विस की डिमांड की वजह से इंडियन रुपीज स्टेबल है। गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट करेंसी वैल्यू पर होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो तो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। 1991 क्राइसिस एंड आईएमएफ लोन। इंडिया ने अपने फॉरेक्स रिजर्व
के खत्म होने के कारण आईएमएफ के पास लोन लिया और इकोनॉमिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए। डिमांड फॉर आईटी सर्विस एंड रेमिटेंसेस। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस और इन्फोसिस की सर्विसेज की हाई डिमांड की वजह से इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग है। पार्टिसिपेटरी नोट्स कंट्रोवर्सी। पार्टिसिपेटरी नोट्स का मिसयूज होता है कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो सेबी के लिए एक कंसर्न है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन। मोस्ट फेवर्ड नेशन एक ऐसा ट्रेड प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है कि किसी भी ट्रेड पार्टनर को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट मिले। ये डब्ल्यूटीओ के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का पहला क्लॉज है। इसकी की पॉइंट्स की बात करें तो एमएफएन के अंदर अगर एक कंट्री किसी ट्रेड पार्टनर को एक स्पेशल बेनिफिट देती है, जैसे टैरिफ्स कम करना, तो वो बेनिफिट सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर को देना होगा। एग्जाम्पल, इंडिया ने अगर यूएसए के साथ एक प्रोडक्ट पर टैरिफ्स 10% रखा है, तो वही टैरिफ सभी डब्ल्यूटीओ मेंबर्स के लिए होगा। अब काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, सीवीडी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी को देखते हैं। ये इंपोर्ट टैरिफ्स है जो तब लगाया जाता है जब एक कंट्री अपनी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देकर अनफेयर कंपटीशन क्रिएट करता है। इसका एम है कि सब्सिडीज के एडवर्स इफेक्ट को नलिफाई किया जाए और लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए। एग्जाम्पल, चाइना अगर अपनी स्टील एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देकर इंडिया के स्टील मार्केट को इफेक्ट करे, तो इंडिया सीवीडी लगा सकता है डब्ल्यूटीओ रूल्स के अंदर। एंटी डंपिंग ड्यूटीज, ये एक स्पेशल टैरिफ्स है जब कोई कंट्री अपने गुड्स को किसी दूसरे कंट्री में कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस पर बेचती है। डंपिंग से लोकल प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, इसलिए डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है कि अफेक्टेड कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सके। एग्जाम्पल, अगर चाइना इंडिया में टॉयज कॉस्ट प्राइस से कम पर एक्सपोर्ट करे, तो इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर अपने लोकल टॉयज इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पीस क्लॉज, ये एक प्रोटेक्टिव क्लॉज है जो डेवलपिंग कंट्रीज के फूड प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम को डब्ल्यूटीओ के एक्शन से बचाता है। सब्सिडी सीलिंग इसमें है, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5%, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10%। हाई सब्सिडीज को ट्रेड डिस्टोर्शन माना जाता है। पीस क्लॉज इंश्योर करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने फूड प्रोग्राम्स को सब्सिडीज के थ्रू कंटिन्यू कर सके। एग्जाम्पल, इंडिया का मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी सिस्टम इस पीस क्लॉज के अंदर प्रोटेक्टेड है, जो फार्मर के लिए फूड प्रोक्यूरमेंट और सब्सिडीज देता है। अब डेब्ट सर्विस रेशियो, ये रेशियो एक कंट्री के डेब्ट सर्विस पेमेंट यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और उसके एक्सपोर्ट अर्निंग के बीच का रिलेशन दिखाता है। एग्जाम्पल, डेब्ट सर्विस रेशियो इक्वल टू डेब्ट पेमेंट अपॉन एक्सपोर्ट अर्निंग। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो अगर ये रेशियो लो है, तो इसका मतलब है कि कंट्री की इंटरनेशनल फाइनेंसेस हेल्दी है। एग्जाम्पल, अगर इंडिया की एक्सपोर्ट से अर्निंग $100 बिलियन है और डेब्ट पेमेंट $10 बिलियन है, तो डेब्ट सर्विस रेशियो 10% होगा, जो हेल्दी माना जाता है। अब देखते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई एक साइन है जो किसी प्रोडक्ट के स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन और उसके वहां के ट्रेडिशनल क्वालिटीज या रिपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, दार्जिलिंग टी, मैसूर सिल्क, नागपुर ऑरेंज। ट्रिप्स एग्रीमेंट को देखते हैं। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डब्ल्यूटीओ का एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। 1 जनवरी 1995 से इफेक्टिव हुआ था। इंडिया ने ट्रिप्स के अंदर अपना जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पास किया।
रजिस्ट्रार ऑफ जीआई। जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क रिस्पॉन्सिबल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए अंदर आता है। एग्जाम्पल, बनारसी साड़ी का जीआई स्टेटस होने का मतलब है कि ये साड़ी सिर्फ बनारस रीजन में ही बन सकती है और ये वहाँ की ट्रेडिशनल टेक्निक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पॉलिसी, इसकी पर्पज को देखें तो ट्रिप्स और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के कमिटमेंट को पूरा करना। इंडिया में आईपीआर को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसीज एंड प्रमोशन। अब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आईपीआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल, स्टार्टअप इंडिया मिशन के अंदर स्टार्टअप को अपने इनोवेशन के लिए पेटेंट फाइलिंग में सब्सिडी और सपोर्ट दिया जाता है। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को समझते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो ये डिटरमाइन करता है कि एक कंपनी के की मैनेजमेंट डिसीजन रियलिस्टिकली कहाँ लिया जा रहा है। आइडेंटिफाई करना कि क्या कंपनी सेल कंपनीज बनाकर टैक्स इन्वेजन कर रही है। अगर एक इंडियन कंपनी अपना मैनेजमेंट इंडिया के बाहर शिफ्ट कर रही है और सिर्फ टैक्स इन्वेट करने के लिए, तो पीओईएम रूल उसे इंडिया के अंदर टैक्सेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल, एक इंडियन कंपनी अपनी सब्सिडरी मॉरिशियस में सेटअप करती है जहां टैक्स रेट लो है, लेकिन पीओईएम के थ्रू प्रूव हो जाता है कि मैनेजमेंट डिसीजन इंडिया से हो रहा है, तो उसे इंडिया में टैक्स देना होगा। अब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को देखते हैं। ये एक OECD G20 प्रोजेक्ट है जो उन टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी को टारगेट करता है जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट आर्टिफिशियली लो टैक्स या नो टैक्स लोकेशन में शिफ्ट करती है। इसकी एम यह है कि ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना और टैक्स इन्वेजन को रिड्यूस करना। एग्जाम्पल, एक एमएनसी अपनी रेवेन्यू जनरेटिंग सब्सिडीज को कायमन आइलैंड शिफ्ट करती है, जो एक टैक्स हेवन है। बीईपीएस के अंदर ऐसा प्रैक्टिस को मॉनिटर किया जाता है। टैक्स हेवन वो कंट्रीज होती है जहां लो टैक्स रेट होते हैं, अकाउंट होल्डर्स को एनोनिमिटी मिलता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन को दूसरी कंट्री के साथ शेयर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, कायमन आइलैंड, बरमुंडा, स्विट्जरलैंड। एमएनसीएस अपनी सब्सिडीज को टैक्स हेवन में सेटअप करके अपने होम कंट्रीज में टैक्स इन्वेट करती है। अब बात करते हैं फॉरेन करेंसी बोरोविंग। फॉरेन करेंसी बोरोविंग वो लोन्स होते हैं जो इंडियन कंपनीज बैंक या एंटिटीज फॉरेन लेंडर्स से लेती है। इसका एक मेजर पार्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग होता है। 1991 रिफॉर्म के बाद ईसीबीएस ने एफडीआई और एफआईआई के साथ एक मेजर फॉरेन कैपिटल सोर्स का रोल लिया। ईसीबीएस को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर ईसीबी पॉलिसीज और गाइडलाइंस को रेगुलेट करता है। साहू कमेटी, इस कमेटी का एम था कि इंडियन कंपनी के लिए डोमेस्टिक और ओवरसीज कैपिटल मार्केट एसेस करने का फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए। आरबीआई के द्वारा ईसीबी लिबरलाइजेशन को देखते हैं। एलिजिबिलिटी टू बोरो, हर एलिजिबल एंटिटी हर साल $750 बिलियन तक ऑटोमेटिक रूट में बोरो कर सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक लिमिट को हटा दिया गया है। बोरोवर्स के लिस्ट को एक्सपेंड किया गया। एफडीआई रिसीव करने वाली एंटिटीज, पोर्ट ट्रस्ट, सेल्स यूनिट, एसआईडीबीआई, एक्सिम बैंक और रजिस्टर्ड माइक्रो फाइनेंस। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज $10 बिलियन
तक वर्किंग कैपिटल के लिए बोरो कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 50 बिलियन यूएस डॉलर तक का लोन एक साल की मैच्योरिटी के लिए साथ रेज कर सकती है। फॉरेन इक्विटी होल्डर लोन मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 5 साल होता है। अब ईसीबी का रिस्क को देखते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बाय यूएस फेडरेशन रिजर्व। जब यूएस फेडरेशन रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो कैपिटल फ्लाइट होता है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से अपना पैसा वापस ले जाते हैं। ईसीबी लॉन्स का कॉस्ट बढ़ाता है जो इंडियन कंपनीज के लिए एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल 2022 में यूएस फेडरेशन रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर काफी फंड इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया से वापस यूएस चली गई। करेंसी डिवेल्युएशन अगर इंडियन रुपीज वीक होती है तो डॉलर बेस्ड लोन का रीपेमेंट एक्सपेंसिव हो जाता है। एग्जाम्पल एक कंपनी ने $100 बिलियन का लोन 70 रुपए के रेट पर लिया। अगर रेट 80 हो जाता है पर यूएस डॉलर तो रीपेमेंट कॉस्ट 1000 करोड़ से 1200 करोड़ हो जाएगा। करेंसी रिस्क एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से बोरोवर को लॉसेस होता है। एग्जाम्पल एयरलाइन लाइक जेट एयरवेज जो रेवेन्यू इंडियन रुपीज में कमा रही थी लेकिन लोन यूएसडी में रिपे कर रही थी, वो रुपी डिप्रिसिएट के कारण बैंकरप्ट हो गई। इंटरनेशनल लिक्विडिटी प्रॉब्लम इसका मतलब है कि डॉलर या हार्ड करेंसीज की शॉर्टेज। जब डॉलर नहीं होता तब इंपोर्ट और ट्रेड पेमेंट इफेक्ट होते हैं, लोन रिपेमेंट मुश्किल हो जाती है। एग्जाम्पल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त डॉलर की शॉर्टेज ने इमर्जिंग इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया। अब ईसीबीएस का अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ट्रेड। ये फर्स्ट स्कीम है निर्विक निर्यात ऋण विकास योजना स्कीम। ये स्कीम क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीजीसीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन एम है कि एक्सपोर्टर को लोन मिलने में आसानी हो और लैंडिंग प्रोसेस को इजी बनाया जाए। एग्जाम्पल अगर एक इंडियन कंपनी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और उन्हें लोन की जरूरत है तो निर्विक स्कीम उसको एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जिससे लोन लेने में रिस्क कम होता है। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इसका एम है कि सर्विस एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए। सर्विस एक्सपोर्टर को ड्यूटी फ्री क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलते हैं जो ट्रांसफर किए जा सकते हैं और इन्हें कुछ सेंट्रल ड्यूटीज और टैक्स पे करने में यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल अगर एक आईटी कंपनी जैसे टीसीएस सर्विस एक्सपोर्ट कर रही है तो उसे सीईआईएस के अंदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा जो वो गवर्नमेंट के टैक्स के अगेंस्ट यूज कर सकती है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन एम है एक्सपोर्ट हब बनाना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। इसके की फीचर्स की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लीगल फ्रेमवर्क दिया गया। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में 1965 में सेटअप किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मिनिमम लैंड एरिया रिक्वायरमेंट को 50% रिड्यूस किया गया और एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंटिटीज के लिए डुअल यूज ऑफ फैसिलिटीज की परमिशन दी गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जो SEZ को उनकी ट्रांजैक्शन ट्रैक करने में हेल्प करती है। अब ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। इस स्कीम का गोल है कि एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजेंसीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है फॉर सेटलिंग अप और अपग्रेडिंग एक्सपोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल अगर किसी स्टेट में पोर्ट या एयरपोर्ट को इम्प्रूव करना हो तो गवर्नमेंट उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देती है ताकि एक्सपोर्ट एक्टिविटी को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी 2018, ये पॉलिसी का एम है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए। 30 बिलियन यूएस डॉलर से 60 बिलियन यूएस डॉलर तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करना 2022 तक। इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इंडिया के शेयर को ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में डबल करना। एग्जाम्पल, बासमती राइस और मैंगोज का एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट किए हैं। अब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीजीसी, इसका मेन एम है कि इंडियन एक्सपोर्ट को क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करना ताकि एक्सपोर्टर्स को अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले। ये कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रही है और बायर पेमेंट नहीं करता तो ईसीजीसी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, डीएफआईए स्कीम के थ्रू एक्सपोर्टर को इनपुट फ्यूल, ऑयल, एनर्जी सोर्सेज या कैटेलिस्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की फैसिलिटी मिलती है। इसमें कंडीशंस की बात करें तो इंपोर्टर्स को अपने फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट करने की कुछ ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कि मिनिमम वैल्यू एडिशन 20%। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्ट करती है तो वो रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकती है ताकि फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट किया जा सके। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीसीजी, ये स्कीम अलाउ करती है कि कैपिटल गुड को जीरो कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट किया जाए जो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में यूज होती है। इसमें कंडीशंस देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी मशीनरीज इंपोर्ट करना चाहती है जो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होगी तो वो ईपीजीसी स्कीम के अंदर ड्यूटी फ्री मशीनरीज इंपोर्ट कर सकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईईसी, आईईसी एक एक्सपोर्ट परमिट है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जरूरी होता है। अगर एक कंपनी इंडियन टेक्सटाइल को यूएसए एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसे आईईसी की जरूरत होती है जो उनकी एक्सपोर्ट एक्टिविटी को लीगलाइज करता है। अब न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये पॉलिसी इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड में लीडर बनाने के लिए बनाई गई है। इसका गोल है इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक यूएस डॉलर बनाने की कोशिश करना। फोकस एरिया की बात करें तो मर्केंटाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को सिनर्जाइज करना जो जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना। एग्जाम्पल, डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट का पुश करना जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस जो वर्ल्ड के टॉप आईटी सेक्टर एक्सपोर्टर्स हैं। अब बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई होता है जब एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है और फॉरेन इन्वेस्टर का कंट्रोल भी हो सकता है। कंडीशंस फॉर एफडीआई की बात करें तो अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया की अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। लिस्टेड इंडियन कंपनी, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर 10% या उससे ज्यादा इक्विटी कैपिटल फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे इन्वेस्ट करता है एक लिस्टेड कंपनी में। एग्जाम्पल, अगर एप्पल इंडिया में अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टेब्लिश करती है और 51% स्टेक परचेस करती है तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एप्पल को मैनेजमेंट कंट्रोल मिलेगा। एग्जाम्पल 2, अगर वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में 10% या उससे ज्यादा स्टेक एक्वायर किए हैं तो ये भी एफडीआई के अंदर आता है। अब टाइप्स ऑफ एफडीआई देखते हैं। सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज, अगर एक फॉरेन कंपनी अपनी सब्सिडीज इंडिया में बनाती है तो वो भी एफडीआई के अंदर आता है। मेजोरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग, अगर फॉरेन कंपनी का मेजोरिटी स्टेक इंडिया कंपनी में है। नॉन डेप्थ फाइनेंशियल रिसोर्सेज,
जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक्सेट्रा। Why is FDI important? टारगेटेड सेक्टर, एफडीआई मेनली स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इकोनॉमिक ग्रोथ, एफडीआई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और कंट्रोल और कंट्री में कैपिटल इनफ्लो होता है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, एफपीआई। एफपीआई में फॉरेन इन्वेस्टर स्टॉक्स या बॉन्ड जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं होता। एफपीआई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इन्वेस्टर का गोल कैपिटल गेन होता है। कंडीशंस फॉर एफपीआई को देखें तो लेस देन 10% स्टेक, अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर 10% से कम इक्विटी कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो एफपीआई के अंदर आता है। एग्जाम्पल, अगर फॉरेन म्यूचुअल फंड या हेड्ज फंड इंडिया की लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है जिसमें उनका स्टेक 10% से कम होता है तो ये एफपीआई होता है। अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर 10% से कम स्टेक रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है तो वो एफपीआई के अंदर आएगा। वाई इज एफपीआई इम्पोर्टेंट? लिक्विडिटी इंक्रीज, एफपीआई से मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होती है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए एट्रैक्टिव बनाता है। कैपिटल अवेलेबिलिटी, एफपीआई एफडीआई के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लो को प्रमोट करता है। अब बात करते हैं फुल कन्वर्टिबिलिटी डेफिनेशन। फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एनी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइस वर्सा बिना किसी रेगुलेटरी इन्वेंशन के इंटरवेंशन के। एग्जाम्पल, अगर आपको रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करना हो फॉर फॉरेन ट्रेवल तो आप इजिली कर सकते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन। 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रुपये की फुल कन्वर्टिबिलिटी को अनाउंस किया था, लेकिन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अभी भी रेगुलेट होती है। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ये ट्रांजैक्शन वो होता है जो डे टू डे पेमेंट और रिसिप्ट के लिए होता है, जैसे कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेस, गिफ्ट और डोनेशंस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड की ट्रांजैक्शन जैसे इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। रेमिटेंसेस, इंडियंस जो अपने फैमिली को फॉरेन करेंसी बेचता है। गिफ्ट और डोनेशन, फॉरेन करेंसी जो इंडिया में गिफ्ट या डोनेशन के रूप में आती है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सीएसी का मतलब है कि एक कंट्री अपनी डोमेस्टिक करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट करने की इजाजत देती है फॉरेन करेंसी में फॉर ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये इंक्लूड करता है कि इन्वेस्टमेंट, लोन और एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी सीएसी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि एक कंट्री अपने डोमेस्टिक करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट करने की इजाज़त देती है फॉरेन करेंसी में फॉर ऑल कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये इंक्लूड करता है कि इन्वेस्टमेंट, लोन्स और एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इम्प्रूव एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, जब कंट्री का कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल होता है तो इंडियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट में पैसे रेज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इंडियन इन्वेस्टर को भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री अगर ग्लोबल बॉन्ड मार्केट से पैसा रेज करना चाहते हैं तो सीएससी के अंडर वो इजिली फंड रेज कर सकता है विदाउट टू मच रेगुलेशंस। ग्रेटर फाइनेंशियल कॉम्पिटिटिवनेस, फॉरेन इन्वेस्टर एंड कंपनीज के लिए इंडिया एट्रैक्टिव बन जाता है जब कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टेबल होता है। ये कंपटीशन को इंक्रीज करता है जिससे लोकल कंपनीज को बेटर फाइनेंशियल प्रैक्टिस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एग्जाम्पल, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट फॉरेन फंड को इजिली एक्सेप्ट कर रहे तो फॉरेन म्यूचुअल फंड इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और इंडियन कंपनीज को बेटर फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इंडियन रेसिडेंट्स कैन होल्ड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, इंडियन रेसिडेंट अपने लोकल बैंक में फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड डिपॉजिट रख सकते हैं
ये उन्हें करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस का फायदा उठाने का मौका देता है। एग्जाम्पल, एक इंडियन सिटीजन अपना सेविंग यूएस डॉलर में रख सकता है अगर उसे लगता है कि डॉलर के इंटरेस्ट रेट इंडियन रुपीज से ज्यादा है। इंक्रीज इन एफपीआई फ्लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ जाते हैं जब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होता है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट और डेब्ट मार्केट में इनफ्लो इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल, हेज फंड और फॉरेन म्यूचुअल फंड इंडिया के स्टॉक मार्केट में इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं जब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। अब डिसएडवांटेज ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को देखते हैं। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कैन लीड्स टू करेंसी डिप्रिसिएशन। अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को सही से मैनेज नहीं किया गया तो कैपिटल आउटफ्लो यानी कि पैसे का बाहर जाना बढ़ सकते हैं जो करेंसी को डिप्रिसिएट कर सकता है। इससे कंट्री की करेंसी वैल्यू गिरती है और इंपोर्ट महंगा हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर फॉरेन इन्वेस्टर ने एक साथ इंडिया से अपने पैसे निकाल लिए तो इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर सकती है जो इंपोर्ट की कॉस्ट को बढ़ा देगा। ये इन्फ्लेशन और ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कैन लीड टू कैपिटल फाइट। स्पेकुलेटर्स जो मार्केट की फ्लक्चुएशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं वो कैपिटल फ्लाइट का रिस्क इंक्रीज करते हैं। जब लोकल इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा रैपिडली निकाल लेते हैं तो मार्केट इनस्टेबिलिटी हो सकता है। एग्जाम्पल, 2008 ग्लोबल क्राइसिस के दौरान काफी इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकाल लिया जो कैपिटल फ्लाइट की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। इससे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बढ़ी थी। इम्पोजिंग कंट्रोल वुड बिकम डिफिकल्ट इन ए ग्लोबलाइजेशन एनवायरनमेंट। अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कंट्रोल लगाना मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट और करेंसी फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल मार्केट के लिए इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं। एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल को टाइटली मॉनिटर करना पड़ता है जब कैपिटल अकाउंट फुल्ली कन्वर्टिबल हो। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़े तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक इकोनॉमिक टर्म्स है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के डिफरेंसेस को मेजर करता है। इसका सिंपल मतलब है कि एक कंट्री का एक्सपोर्ट वैल्यू कितना और इंपोर्ट वैल्यू कितनी है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। एक्सपोर्ट सरप्लस, जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट उससे इंपोर्ट से ज्यादा होता है तो उस कंट्री का ट्रेड सरप्लस होता है। ट्रेड डेफिसिट, जब एक कंट्री का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तो ट्रेड डेफिसिट होता है। इंडिया का ट्रेड पैटर्न को देखते हैं। टॉप एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन फॉर इंडिया है सबसे ज्यादा यूएसए, फिर यूएई, फिर चाइना, फिर हांगकांग, फिर सिंगापुर। इंडिया अपने आईटी सर्विस, फार्मास्यूटिकल्स, जेम और ज्वेलरीज, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स यूएसए, यूएई और चाइना को एक्सपोर्ट करता है। टॉप इंपोर्ट्स टू इंडिया को देखें तो सबसे ज्यादा चाइना से, फिर यूएसए, फिर यूएई, फिर साउथ अरेबिया से। इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल और गोल्ड ज्यादा इंपोर्ट करता है, स्पेशली चाइना और सऊदी अरेबिया से। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। इंडिया का आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट यूएसए को, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो एक मेजर एक्सपोर्ट कंपोनेंट है। पेट्रोलियम और मशीनरीज चाइना से इंपोर्ट होते हैं जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जरूरी होता है। अब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को देखते हैं। RODTEP एक स्कीम है जो एक्सपोर्टर को सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस, ड्यूटी और लेवीज जो इनपुट प्रोडक्ट पे लगते हैं उनका रिफंड प्रोवाइड करती है। इस स्कीम का मेन गोल ये है कि एक्सपोर्टर को कॉस्ट कम्पिटिटिव बनाया जाए और उनको ग्लोबल मार्केट में बेहतर पोजीशन दी जाए। RODTEP ने मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम
इंडिया स्कीम को रिप्लेस किया, क्योंकि MEIS WTO रेगुलेशंस के अगेंस्ट था। एग्जाम्पल, अगर इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को GST या अदर टैक्सेस लगते हैं इनपुट प्रोडक्ट पर, तो RODTEP स्कीम के अंदर वो एक्सपोर्टर अपने टैक्स रिफंड क्लेम कर सकता है। इससे एक्सपोर्टर को ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांस मिलता है और एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल डेप्थ को देखते हैं। एक्सटर्नल डेप्थ वो डेप्थ है जो कंट्री ने फॉरेन क्रेडिटर्स से बोरो किया है। ये डेप्थ फॉरेन कंट्रीज, प्राइवेट कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और सोवरेन गवर्नमेंट से हो सकता है। टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ को देखते हैं। शॉर्ट टर्म डेप्थ, मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर या उससे कम। यह मोस्टली ट्रेड, क्रेडिट और वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। लॉन्ग टर्म डेप्थ, मेच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से ज्यादा होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लोन्स और गवर्नमेंट बोरोविंग के लिए होता है। सोवरेन डेप्थ, बॉन्ड जो नेशनल गवर्नमेंट फॉरेन करेंसीज में इशू करते हैं ताकि फंड रेज किया जा सके। ये मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा उठाना होता है। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग को देखते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग वो बोरोविंग होती है जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस फॉरेन सोर्सेज से उठाते हैं। इन बोरोविंग को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI रेगुलेट करते हैं। इसमें रूट्स की बात करें तो ऑटोमेटिक रूट्स, जब गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। अप्रूवल रूट्स, जब गवर्नमेंट से अप्रूवल जरूरी होता है। अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ को देखते हैं। कमर्शियल बोरोविंग सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो फॉरेन बैंक और इंस्टीट्यूशन के लिए जाते हैं।